वो कहते हैं कि समय के पास भी इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। कहने का मतलब है कि ये जो टाइम है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये सबसे ज़्यादा कीमती है। और अभी जो हमारा ये समय चल रहा है क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन का, जो अगले महीने से हमारा एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, तो उसके प्रिपरेशन में हमें किसी तरीके की कमी नहीं रखनी है। टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है और अपने एग्जामिनेशन में रॉक करना है। तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। बात करें हम किंडरगार्टन की या फिर हो क्लास 12, यहां पर आपको सारे क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं बिल्कुल ही फ्री में, ताकि आप सारे वीडियोस को देख करके अपने एग्जामिनेशन में रॉक कर सके, अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहां आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 13 को। एक नया यूनिट है हमारे सामने। इस नए यूनिट के पहले चैप्टर दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को आज हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से आज हम देखने वाले हैं इसके माइंड मैप को। तो माइंड मैप कहने का मतलब यह है कि एक सिंगल वीडियो में इस पूरे चैप्टर को हमें कवर करना है। इस चैप्टर में मौजूद सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना है, मतलब एक रिवीजन का भी क्विक रिवीजन है ये। तो माइंड मैप को देख लेने के बाद आपका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से क्लियर होने वाला है कि अगर एग्जामिनेशन से पहले अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो भी आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो भाई क्या क्या है इस बेहतरीन चैप्टर में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। बेसिकली ये जो यूनिट है ये देखने में लगता है काफी ज्यादा आसान है भी, लेकिन बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं हमसे इस वाली यूनिट से। तो वो गलतियां हमसे ना हो, हम अपने एग्जाम में पूरे स्कोर कर सके, हर एक चीज को अच्छे से हम, जितना भी चीज हमसे पूछा जाए सबको अच्छे तरीके से हम लिख सकें। तो इसके लिए जरूरत है कि हम डिस्कस करें इस चैप्टर से इसके माइंड मैप को, एंड इसके बाद इसी चैप्टर से हम लोग सॉल्व करेंगे इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, वेरी शॉर्ट लॉन्ग एंड केस बेस्ड। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को, बेहतरीन चैप्टर को, और देखते हैं कि हमें क्या क्या इसमें भाई देखना है। स्टार्ट जैसे ही हम अपने इस चैप्टर को करते हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन नाम से स्पष्ट है कि इसमें हम बिल्कुल ही डील करने वाले हैं कि हमारी इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, उनका रहना, उनका रहन सहन, इसके ऊपर हमारा डिस्कशन होने वाला है। ये जो पॉपुलेशन इस धरती पे है, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, इन सब के ऊपर हमारा डिस्कशन होने वाला है। बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम देखते चलेंगे, अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करते चलेंगे, राइट। तो चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको याद करना जरूरी है। जैसे ही हम अपने इस चैप्टर की शुरुआत में आते हैं, यहां पर आपको देखने को मिलेगा रामदेव मिश्रा का नाम लिखा है। रामदेव मिश्रा से आपको समझना है कि कौन थे भाई, ये कौन थे, ये कोई महान व्यक्ति हैं जिनका नाम यहां पर आपको दे रखा है। तो सीधा सीधा बात है कि इनको कहा जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी इंडिया में। तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। तो भारत में फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? तो रामदेव मिश्रा जी हैं। आपसे अगर एमसीक्यूज में अगर ये चीज पूछ ले, वन वर्ड वेरी शॉर्ट में आपसे अगर ये चीज पूछ ले, तो आप क्या करोगे? आप जाओगे रामदेव मिश्रा के पास। मिश्रा में जनरली हमें देखने को मिलता है MISHRA, लेकिन यहां पर क्या है ना, MISRA लिखा है। बिल्कुल इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। रामदेव मिश्रा कौन है? तो भाई इज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। पॉइंट रिमेंबर करके रखना है, बोलना नहीं है। 1985 की बात है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो था स्टैब्लिश्ड हुआ था। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के स्टैब्लिशमेंट से क्या हुआ था कि यहाँ पर जितने भी हमारे फॉरेस्ट एक्ट वगैरह हैं ये सब आए, हमारे एनवायरमेंट से जुड़ी हर एक इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कशन लेने के लिए ये मिनिस्ट्री को बिठाया गया। ठीक है, ये दो पॉइंट्स नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, आगे बढ़ते हैं, और यहां पर एक पॉइंट है दैट इज इकोलॉजी। 4 लेवल करके ऐसा कुछ लिखा है। तो भाई सवाल उठता है कि व्हाट इज दिस इकोलॉजी। अगर हम इसकी बात करें कि भाई इकोलॉजी क्या है, व्हाट इज दिस इकोलॉजी, तो हम क्या कहेंगे? तो भाई हमें देखने को मिलता है कि एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें कि हम डिस्कस करते हैं, क्या इसको हम कहते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस विच, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन
ऑर्गेनिजम्स। तो जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, इन सब के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। कहां से? तो इकोलॉजी के अंदर। ठीक है, हमने देखा है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे पे डिपेंड है, वो दूसरा जो है वो तीसरे पे डिपेंड है। एक जो है वो अपना भोजन दूसरे से ले रहा है, वहीं दूसरा जो है ना अपने कुछ अलग पर्पस के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड है। एक दूसरे पे डिपेंडेंसी बनी हुई है। हम चाहें कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में हैं वो सभी इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करें, अपने अपना जीवन व्यापन करें, तो इट्स नॉट पॉसिबल। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड है ही। इंसान की ही बात कर लो, फूड के लिए डिफरेंट प्लांट्स या एनिमल्स पे डिपेंड है। सेम अदर जो है वो भी इसी प्रकार से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो एक दूसरे पे डिपेंडेंसी कैसी है, किसका क्या प्रभाव रहता है, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना होता है। तो बेसिकली अगर हम इकोलॉजी को बात करें तो इसको 4 लेवल्स के अंदर हम लोग देखते हैं। एक है जिसमें से पहला है हमारे पास ऑर्गेनिज्म, नंबर 2 इज पॉपुलेशन, नंबर 3 इज कम्युनिटी एंड नंबर 4 इज बायोम। तो इन सब के ऊपर हमारा डिस्कशन होने वाला है। फिलहाल आप इसको नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट निकालें, फिर हम आगे चलते हैं, आगे की चीजों को कंप्लीट करते हैं। फिलहाल हमने क्या देखा? तो रामदेव मिश्रा फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया भूलेंगे बिल्कुल नहीं। 1985 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का एस्टैब्लिशमेंट होता है। इकोलॉजी ये ब्रांच है। ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे जो डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे जो उनका रिलेशन है एक दूसरे से, उसके ऊपर पढ़ना है हमें। 4 लेवल्स के अंदर हम इसको देखने हैं, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे की चीजों को डिस्कस करते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बायोम्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें, बायोम्स इन इंडिया के बारे में डिस्कस करें, तो बेसिकली ये जो 4 आपको दिख रहे हैं ना, ये जो 4 हैं ये मेजर बायोम्स हैं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अलावा कोई 5वां है ही नहीं। तो ये जो 4 आपको दिख रहा है, दीज आर द 4 मेन बायोम्स इन इंडिया, स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1 ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, नंबर 2 इज डिसीडियस फॉरेस्ट, नंबर 3 इज डेजर्ट, नंबर 4 इज सी कोस्ट। ठीक है, ये हमारे पास 4 मेजर बायोम्स हैं। सबसे ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी कहीं है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है। मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमें बहुत ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग फ्रॉम द इंसेक्ट, माइक्रोब से लेकर के बड़े बड़े जानवर तक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अलग अलग वैरायटी के हमें अलग अलग स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हम कहते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, तो मेजर 4 बायोम्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं, है ना। मेजर की बात करें तो दीज आर द मेजर 4 बायोम्स इन इंडिया, दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डिसीडियस फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड सी कोस्ट। फाइन। इसके बाद एक नीचे एक टर्म हमारा दिया गया है कि भाई नीश क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज दिस? तो कहता है हैबिटेट प्लस स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का फंक्शन और उसके हैबिटेट के बारे में जो हैबिटेट जो होता है उसको हम लोग नीश के अंदर देखते हैं। राइट, बहुत ही छोटी छोटी सी चीजें हैं, इसको भी आप नोट कर लो, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम कुछ एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। लाइक एबायोटिक फैक्टर जो है, एबायोटिक फैक्टर किससे जुड़ा है? तो एबायोटिक फैक्टर हम कहना चाह रहे हैं लाइक कि हम डील करना चाह रहे हैं क्या कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ मौजूद हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे इस धरती पर मौजूद हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर में सरवाइव करना चाहते हैं। कुछ रूम टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं लाइक जो 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है अप्रोक्स, वहां पर इनका सर्वाइवल बहुत सही है। कुछ जो है जो हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव करते हैं। ठीक है, कुछ हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव करते हैं। अलग अलग टेम्परेचर पर इनकी डिपेंडेंसी है। किसी का भोजन अलग तरीके का है, किसी का भोजन अलग तरीके का है, कोई अलग तरीके से रहता है। इसका रहने का स्टाइल कुछ अलग है, इसके रहने का स्टाइल कुछ अलग है, इसके रहने का स्टाइल कुछ अलग है। हर तरीके की चीजें हैं। मतलब कहने का है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, ये अलग अलग एबायोटिक फैक्टर्स पे अलग अलग तरीके का बिहेवियर शो करते हैं। एबायोटिक फैक्टर जब सामने आता है तो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमें अलग अलग तरीके का गेम देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा अभी हमने टेम्परेचर को लेकर के डिस्कस किया
कि टेम्परेचर चेंज होगा, तो टेम्परेचर चेंज होने से सीन कुछ ऐसा बनेगा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ऐसा नहीं है कि दुनिया में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे क्या है कि अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर पहुंचा दें तो इस 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वो सभी सर्वाइव करने वाले हैं। या फिर हम क्या करें, -35 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर पहुंचा दें तो ऐसा नहीं है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पर सर्वाइव करेंगे। कुछ यहाँ सर्वाइव अच्छे से करेंगे, कुछ का सर्वाइवल यहाँ अच्छे से होगा, कुछ का सर्वाइवल हो सकता है कि 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे किसी का सर्वाइवल यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो ये अलग अलग तरीके की चीजें हैं। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में एबायोटिक फैक्टर्स का रोल सामने आता है। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म उसी प्रकार जिस प्रकार लैंड पे रहते हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए वाटर की जरूरत है, जस्ट बिकॉज कि उनका रेस्पिरेशन वगैरह वाटर के अंदर ही होना है। वाटर में मौजूद ऑक्सीजन से वो अपना रेस्पिरेशन फिर करने वाले हैं। लेकिन वहीं अगर हम इंसान को अगर उठा के पानी में डाल दे तो एक समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु क्यों हो जाएगी भाई साहब, वो स्वर्ग चला जाएगा। जस्ट बिकॉज कि हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं है कि पानी में मौजूद ऑक्सीजन को वो निकाल सके। हमारे पास प्रॉपर लंग्स हैं, हमारे पास लंग्स का फंक्शनल यूनिट एल्वियोलाई है, जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो डायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा है। तो अलग बॉडी स्ट्रक्चर, अलग तरीके की चीजें, तो अलग अलग एबायोटिक फैक्टर्स का रोल यहां पर सामने आता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हमें डिस्कस करना चाहिए, दैट इज एबायोटिक फैक्टर। कोई डाउट यहां तक? आपको पहले ये नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले लो, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कहता है कुछ ऐसा टेम्परेचर को लेकर के कि टेम्परेचर को लेकर के इसका कहना है कुछ ऐसा कि इकोलॉजिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अच्छा, इसका कहना है इकोलॉजिकली कहें तो हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा। क्या? तो ये जो हमारा टेम्परेचर, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। कोई डाउट यहां पे नहीं? ठीक है, कहना क्या चाह रहा है यहां पर, इसके सेकेंड पॉइंट में इसको देखते हैं। इसके सेकेंड पॉइंट में हमसे कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है पोल टू इक्वेटर जो है वो टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। कहने का मतलब है कि अगर हम अपने इस अर्थ को बनाते हैं कुछ, ठीक है, अपने इस अर्थ को बनाते हैं, अर्थ हमारा एक्चुअली गोल नहीं होता, थोड़ा ओवल शेप का होता है, तो हम इसको कोशिश करते हैं कि वैसे बना सकें। तो इसको हम कोशिश करते हैं कुछ हम उस प्रकार से बना सकें। तो अगर हम इस प्रकार से अर्थ को बनाते हैं तो इधर हमारा पोल है, ठीक है, इधर अगर हम बात करें तो वो हमारा यार ये कैसे हो रहा है, इधर अगर हम बात करें तो हमारा क्या है, इधर हमारा नॉर्थ पोल है, ठीक है, इधर हमारा क्या है, तो इधर हमारा साउथ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, बीच में से यहां से कहीं से क्या गया है, हमारा इक्वेटर गया है, यहां से हमारा क्या गया है, इक्वेटर गया है। कुछ यह सीन है हमारा। अब यहां पर हमें देखना है क्या भाई साहब, तो हमें देखना है कि ये जो वाला इक्वेटर है, अगर हम सन से कंपेयर करें तो अगर हम आपके पास अगर एक कोई बॉल है तो उस बॉल को यहां पर आप रख के देखो। फॉर एग्जांपल यहां पर आपका वो क्रिकेट का बॉल है या आपके पास फुटबॉल है, तो आप देखोगे कि उसका जो ये इक्वेटर है, सेम उसी तरीके से उसके बीचों बीच आप एक लाइन खींचो, उसको इक्वेटर मानो। आप देखोगे कि वो वाला जो बीच का लाइन है वो सबसे ज्यादा बाहर निकला हुआ है, लाइक कि सबसे ज्यादा बाहर निकला हुआ है। एंड पोल जो है ना, वो पोल आपको दिखेगा कि थोड़ा अंदर की तरफ है। तो जो हम कंपेयर करते हैं कि सन से अगर हम कंपेयर करें, अगर यहाँ पे अगर हम सन को यहाँ पर ले लें तो ये कहते हैं ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सन से इसकी डिस्टेंस जो है, इसका जो डिस्टेंस है वो कम है, ठीक है। और वहीं अगर इसकी बात करें तो इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम सन, डिस्टेंस फ्रॉम जो सन है वो कैसा है, तो वो ज्यादा है। डिस्टेंस कम होने से क्या होगा, इस वाले एरिया में यहां पर जो है ना वो टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा, और वहीं इस वाले जगह पर टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम होगा। टेम्परेचर T जो है वो यहां पर, सॉरी यहां पर क्या है, टेम्परेचर यहां पर ज्यादा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पे? जान रहे हैं, बहुत ही बेसिक सी चीज है। आपको यहाँ पे बर्फ वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है, वही चीज है। कह रहा है कि जैसे ही आप पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ोगे तो टेम्परेचर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। मतलब आपको कहाँ आना है, तो आपको पोल से निकलना है और पोल से चलते चले आना है किधर, तो इक्वेटर के तरफ। तो इधर टेम्परेचर थोड़ा कम है, ज्यादा कम है, इधर और थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ते 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 इक्वेटर पे आएंगे तो हमारा टेम्परेचर पूरी तरीके से बढ़ेगा। ये T जो है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर लिखा हुआ है, ये
टेम्परेचर है तो टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा, किसी तरीके का डाउट यहाँ पर नहीं है। कितना आसान आसान पॉइंट्स है इस चैप्टर के अंदर। प्लेन टू माउंटेन टॉप की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर गिरेगा। अब ये थोड़ा यूनिक सा चीज हो गया कि भाई पोल टू प्लेन टू माउंटेन पे जाएंगे तो टेम्परेचर गिरता है, मतलब क्या हो गया सर? आपने अब यहाँ पर बताया कुछ ऐसा कि चूंकि इक्वेटर जो है वो सूरज से थोड़ा नजदीक है एंड इस वजह से क्या है, हमें यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिल रहा है, और वहां पोल जो है हमारा नॉर्दर्न पोल एंड सदर्न पोल, यहाँ पर टेम्परेचर हमारा कम है। बिल्कुल आपकी बात को हमने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, लॉजिक भी समझ में आ गया। लेकिन अब इसी लॉजिक को अगर हम लगाते हैं कि ये जो प्लेन है और ये माउंटेन है, ठीक है, प्लेन पे टेम्परेचर ज्यादा होगा और माउंटेन जो उठा हुआ है तो ये कंपैरेटिवली सन से तो और ज्यादा नजदीक है। माउंटेन टॉप की अगर हम बात करें, माउंटेन्स के टॉप की बात करें तो ये सन से तो और ज्यादा नजदीक है, तो फिर यहां इन टॉप्स पे टेम्परेचर डाउन क्यों हो जाता है सर? ये भी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन है ना। फिलहाल आप इसको नोट करें, यहां तक हमने डिस्कस किया है ना, राइट। अब इस वाले पार्ट को समझते हैं, लाइक प्लेन टू माउंटेन टॉप्स में टेम्परेचर डाउन कैसे हो रहा है, इस चीज को समझते हैं, राइट। इसको पहले आप बना लो, इसको आप समझ लो, इसको फिर इरेज करते हैं, राइट, ठीक है। अब देखिए बात कुछ ऐसा है कि अगर हम अपने इस अर्थ को यहां पर ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, इधर इसका क्या है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर है, ये अगर हमारा क्या है, ये हमारा अर्थ है, और ये क्या है इसका एटमॉस्फेयर है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि जैसे ही अगर हम अपने माउंटेन की तरफ चलते हैं, अगर इसी को इस वाले स्ट्रक्चर से उठा करके अगर हम इस तरीके से बना दें तो ये अर्थ का सरफेस हो गया, ठीक है। इसी अर्थ के सरफेस पे इसको हम दो पार्ट्स में बांट रहे हैं, एक को रख रहे हैं हम प्लेन रीजन और एक को रख रहे हैं हम माउंटेन वाले रीजन में, ठीक है। माउंटेन वाले रीजन में अगर हम चले जाएं इस तरीके से तो यहां पर जो एटमॉस्फेयर जो है हमारा, नीचे के साइड जो है हमारा एटमॉस्फेयर, वो थोड़ा हायर डेंसिटी का है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं हमारे एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी है वो कम जाता है। हमारे अगर एटमॉस्फेयर के डेंसिटी की बात करें, एटमॉस्फेयर के डेंसिटी की अगर हम बात करें तो नीचे क्या है वो बहुत ज़्यादा है, ऊपर जाते जाते हैं तो हमारे इस एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी है वो थोड़ा कमता हुआ दिखता है। रिजल्ट हमारा ऑक्सीजन भी थोड़ा कम जाता है, ठीक है, ऊपर जाने में सांस वगैरह लेने में दिक्कत होती है। साथ साथ ऊपर में क्या है, नीचे में थोड़ा आपको डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, पॉल्यूशंस वगैरह भी हैं। ऊपर में ये सारी चीजें नहीं है, डस्ट पार्टिकल वगैरह नहीं है, ठीक है। सन डायरेक्ट आता है, रिफ्लेक्ट होता है। एज अ रिजल्ट यहाँ पर टेम्परेचर के कारण, एटमॉस्फेयर के कारण यहाँ पर क्या है, ऊपर का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा हमें डाउन डाउन लगता है। तो ये वाला कहानी है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को भी आप नोट कर लो। आगे क्या कहता है कि डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इज, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर जो है हमें वो कहाँ है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस की इधर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। इसको भी आप नोट करें, फिर आगे डिस्कस करते हैं। कहते हैं मैंगो के बारे में कह रहा है कि कांट ग्रो इन द टेम्परेचर कंट्रीज लाइक कनाडा एंड जर्मनी। अब कनाडा एंड जर्मनी में मैंगो क्यों नहीं ग्रो करता? मैप में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, अगर अर्थ में, अर्थ का अगर हम एक इस तरीके से अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो हमें देखने को मिलेगा कनाडा कुछ इस जगह पर हमें देखने को मिलता है। कहता है कि मतलब कि अगर बीच से अगर इक्वेटर क्रॉस हो रहा है तो हमें नदर्न पार्ट में देखने को मिलता है, नॉर्थ पार्ट में, ऊपर में है, अर्थ के ऊपर वाले हिस्से में है। तो ऊपर वाले हिस्से में है तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम है। एंड सेम इन द केस ऑफ जर्मनी, ये भी नॉर्थ में है काफ़ी ज़्यादा, तो नॉर्थ वाले साइड में है, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम है। एंड कम टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पर जो कांट ग्रो वाला केस है मैंगो का वो देखने को मिलता है। वही अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कंपैरेटिवली अगर हम कनाडा और इन सब से कंपेयर करें तो वो टेम्परेचर यहाँ का ज़्यादा है, परफेक्ट इन्वायरमेंट है, तो ये ग्रो करता है मैंगो। क्या क्लियर हो रहा है हमें कि टेम्परेचर जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। कहने का मतलब है अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं। मैंगो हमको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा है कि मतलब अगर उसको वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो फिर ये उस तरीके से सर्वाइव करने वाला नहीं है। कोई डाउट इसमें, कोई तकलीफ, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
स्नो लिपर्ड की बात करें तो स्नो लिपर्ड जो है नॉट फाउंड इन केरला, स्नो लिपर्ड जो है वो केरला में नहीं पाया जाएगा, टेम्परेचर यहाँ ज्यादा है तो ये इधर नहीं पाया जाएगा। ट्यूना फिश कॉट इन द टेम्परेट रीजन ऑफ सी, तो ट्यूना फिश हमको कहाँ मिलता है, तो ये हमें टेम्परेट रीजन ऑफ सी में देखने को मिलता है, कहीं भी नहीं आएगा। अलग अलग टेम्परेचर पे इनको सर्वाइवल मिलने वाला है, ठीक है, इसको नोट कर लें, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक है हमारे पास दैट इज की स्टेनोथर्मल, एक ओ आएगा, ठीक है, एक है हमारे पास यूरीथर्मल। क्या होता है इन दोनों में, क्या डिफरेंस है? थर्मल से मतलब है कि हम टेम्परेचर को तो इंक्लूड करेंगे, कह रहे कि वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही छोटे रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाते हैं उनको हम लोग स्टेनोथर्मल कहते हैं, और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो क्या है ना कि वो बहुत ही बड़े टेम्परेचर को डिफरेंस को वो सह लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर देखिए वही चीज लिखता है कि कैन टॉलरेट स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कैन टॉलरेट ए लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर, जो छोटे रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर में चेंज आ गया तो उनको सर्वाइवल में दिक्कत आ जाती है, तो वैसे उसको हम लोग स्टेनोथर्मल कहते हैं, और उनको जो लार्ज वेरिएशन इन टेम्परेचर को वो सह लेते हैं उनको हम लोग रखते हैं ये यूरीथर्मल के अंदर। इसको भी आप नोट कर लो इन दो पॉइंट्स को, ये दो पॉइंट्स एक्चुअली आपसे पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज में, और आपसे कहाँ पूछे जा सकते हैं, तो वेरी शॉर्ट में, तो इंपॉर्टेंट तो है भैया, इसको भी आप नोट करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के डिस्कस करेंगे इसके आगे की चीजों को, राइट। देखिए वाटर दूसरा एबायोटिक फैक्टर, ये क्या है, वाटर जो है ये दूसरा एबायोटिक फैक्टर है, और लिखता है कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। पानी के बारे में कहता है कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो जल ही जीवन है, ये तो हम जानते हैं कि बिना पानी के अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर सर्वाइव कर जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल। क्या है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को पानी की जरूरत पड़ती है, थोड़ा ना थोड़ा, माइक्रोब्स कुछ छोड़ दिया जाए तो बाकी सबको पानी की जरूरत पड़ती है, इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। किसी प्लांट्स किसी एनिमल्स को कम पानी चाहिए होता है, किसी को ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन पानी चाहिए होता है। तो कहता है कि वाटर इज द सेकेंड, कहता है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है, ठीक है। अगर हम पानी के अंदर मौजूद सॉल्ट के कंसंट्रेशन की बात करें, पानी के अंदर मौजूद अगर सॉल्ट कंसंट्रेशन की बात करें तो पार्ट्स पर 1000 में इसको हम देखते हैं तो कितना हमें देखेगा। इनलैंड वाटर की बात करें तो 5 से कम देखने को मिलता है। समुद्र की बात करें तो हमें इसमें 30 to 35 देखने को मिलता है। हाइपर सलाइन लैगून की बात करें तो इसमें 100 से भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसका कितना आ जाता है, इसका वैल्यू 100 से भी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो मोर देन 100। तो इसको मोर देन 100 हो गया तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर सॉल्ट कंसनट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। यहाँ पर जो सॉल्ट का कंसनट्रेशन है, सॉल्ट कंसनट्रेशन इज़ लो, और यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्ट कंसनट्रेशन इज़ वेरी हाई। सॉल्ट कंसनट्रेशन जो है वो वेरी हाई है, ये भी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन ये क्या है, इसको हम कहेंगे वेरी हाई, ठीक है। समुद्र से हम नमक निकालते हैं तो सॉल्ट कंसनट्रेशन कितना होता है, ये आपसे देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कैसे पूछ सकता है कि सी में सॉल्ट का कंसंट्रेशन, जो सी वाटर है उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है। 4 ऑप्शन, एक में आपको 30 से 35, तो जो जहाँ 30 से 35 दिखे इसको आप टिक करेंगे और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वैल्यूज हैं, आपको याद करना चाहिए। इनलैंड वाटर में कितना है, तो लेस देन 5, सी वाटर में कितना है, तो 30 to 35, हाइपर सलाइन लैगून्स में कितना है, तो मोर देन 100, राइट। 2 वर्ड्स आ गए हमारे पास वापस से, एक है हमारे पास स्टेनोहेलाइन और एक है हमारे पास यूरीहेलाइन। कौन से 2 वर्ड्स हैं हमारे पास, तो एक है हमारे पास स्टेनोहेलाइन और दूसरा है हमारे पास यूरीहेलाइन। स्टेनोहेलाइन में कहता है कि स्मॉल रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सके, वो स्टेनोहेलाइन हो गया, और जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सके वो यूरीहेलाइन हो गया। ये भी कुछ पिछले पार्ट की तरह था, पिछले वाले स्लाइड में जो हमने देखा उसके तरह था। लाइक कि स्टेनोहेलाइन क्या होता है, वो हैं जो बहुत ही स्मॉल वेरिएशन इन सैलिनिटी को जो बर्दाश्त कर सकें वो है, और RANGE रेंज, ठीक है, और जो वाइड रेंज को टॉलरेट कर सके वो आ गया हमारा यूरीहेलाइन। तो पानी जो है वो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है।
बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो इनलैंड वाटर में सर्वाइव करते हैं, जहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन जो है वो लेस देन 5 है। अब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम सी में अगर हम भेज दें जहाँ पर सॉल्ट का कंसंट्रेशन 30 to 35 है, तो उनका सर्वाइवल उधर जो है वो मुश्किल हो जाएगा। जो सी वाटर में रहने वाले हैं, जिनको रहना है 30 से 35 सॉल्ट कंसंट्रेशन में, उनको अगर हम उठा करके इनलैंड में अगर शिफ्ट करना चाहें जहां पर सॉल्ट का कंसंट्रेशन जो 5 से भी कम है, तो वहां पर उनका सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाता है। समझ में आ रहा है कि मतलब सॉल्ट कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम ह्यूमंस जिसको पानी अगर पीना है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इनलैंड वाटर वाले पार्ट से ही पानी पिएगा, लेकिन अगर सी वाटर को अगर पीने को कहा जाए तो इसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको पीना संभव नहीं हो पाएगा, और पीते हैं तो फिर ये मामला गड़बड़ हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग अपना अपना क्या बोलते हैं उसको हैबिटेट है। सो वही कह रहा है कि वाटर जो है इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। नोट कर सकते हैं आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अपने अगले फैक्टर को हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई हमारा अगला फैक्टर हमसे क्या बोल रहा है। फाइन, देखिए अगला फैक्टर हमारे पास जो है थर्ड, ये आ गया लाइट का। कहने का मतलब है कि लाइट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में। कैसे है इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिए बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जब लाइट ज़्यादा है, कहने का मतलब है कि जो डे टाइम में वो अपना डेली रूटीन फॉलो करते हैं, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो नाइट में वो एक्टिव हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल आउल, ठीक है। और बहुत सारे हैं जो आपको डे में एक्टिव दिखेंगे, ठीक है, डे में वो अपने सारे काम को करते हैं सेम। तो इसमें क्या है कि लाइट का फर्क आ रहा है कि लाइट जब जैसा है तब अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। इसी बीच लाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब हम फूड चेन की तरफ ध्यान देते हैं तो फूड चेन में हमें दिखता है कि सबसे पहले तो एक तरफ तो आता है हमारा प्रोड्यूसर। अब कहेंगे कि हमें प्रोड्यूसर से घंटा मतलब है, हम क्या करते हैं, हम तो नॉन वेजिटेरियन हैं और हम नॉन वेज खाते हैं। लेकिन फूड चेन को जब आप ध्यान में रखोगे, फॉर एग्जाम्पल आप किसी एनिमल को खा रहे हो, ठीक है, किसी एनिमल से आप अपना फूड ले रहे हो, लेकिन सवाल है कि इस एनिमल को फूड कहाँ से मिला, तो बोलोगे कि ये भी किसी दूसरे एनिमल से फूड लेकर के आता है। चलो मान लीजिए ये भी जो अपना फूड है वो किसी दूसरे एनिमल से लेकर के आता है, तो ये कहाँ से लेकर के आता है अपना फूड, तो अल्टीमेटली जो फूड है ना वो हमारा कहीं ना कहीं इस प्लांट से शुरू होता है, तो यहाँ से ये फूड आता है हमारा, और प्लांट फूड बनाएगा विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो लाइट जो है अगर वो नहीं होता है तो इस दुनिया में सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं होगा हमारी इस धरती पे। तो कहता है कि लाइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि इस लाइट के मदद से क्या हो रहा है, यहाँ पे इस लाइट के मदद से हमें फोटोसिंथेसिस देखने को मिल रहा है, और फोटोसिंथेसिस से क्या हो रहा है कि फूड बन रहा है और अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना अपना पेट भर रहे हैं, ठीक है। इसको आप नोट करो, इसको आप स्क्रीनशॉट निकालो, फिर इसके बारे में और अच्छे से डिस्कशन करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो वही चीज हमने यहाँ भी डिस्कस किया कि लाइट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करवाएगा, और फोटोसिंथेसिस के कारण क्या होगा कि प्लांट्स फूड बनाएंगे, प्रोड्यूसर जिन्हें हम कहते हैं, फिर उनसे फिर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, और इस तरीके से क्या है कि फिर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने फूड के लिए कहीं ना कहीं इस पे डिपेंड है, किस पे, तो लाइट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी, ये बात हो गई लैंड की, ठीक है। अब हम चले आते हैं कहाँ, ओशन की तरफ। ओशन की तरफ अगर हम चले आते हैं तो ओशन में बात यह है कि कह रहा है कि 500 मीटर डेप्थ के बाद जो है ना ओशन जो है आपको डार्क मिलेगा। मतलब अगर इस ओशन के अगर अपर सरफेस को देखें, और ये ओशन का सबसे निचला ग्राउंड है, मतलब ये ओशन का सबसे नीचा है और ये ओशन का सबसे ऊपरी स्तर है। सनलाइट इसको चीरते फाड़ते अंदर की ओर जाएगा, और यहाँ पर क्या है ना करीब करीब ये 500 मीटर तक, ये अगर क्या है, ये 500 मीटर है, करीब आधे किलोमीटर की के डिस्टेंस को तय करने के बाद सनलाइट जो है ना इसके नीचे नहीं पहुंच पाता। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ से ये कैसा दिखता है हमको, तो ये जो है वो डार्क दिखता है। अब ये जो डार्क दिखता है तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कैसे काम होगा भाई, यहाँ पर कैसे फूड वगैरह बनेगा। तो भाई सवाल अच्छा है, इस सवाल का जवाब ये है
कि हमने पढ़ा था प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में हमने देखा था एल्गी को, एल्गी में हमने देखा था इसके 3 पार्ट्स, एक हमने देखा था क्लोरोफाइसी, एक देखा था हमने फियोफाइसी, एक हमने देखा था रोडोफाइसी। कहने का मतलब है कि हमने देखा था ग्रीन एल्गी, हमने देखा था रेड एल्गी, हमने देखा था ब्राउन एल्गी। तो क्लोरोफाइसी जो था उसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी था, तो वो क्या कर रहा था, वो सनलाइट से अपना फूड बना रहा था। लेकिन इधर हमें क्या है कि ये जो है वो नॉन ग्रीन एल्गी हैं। ये क्या है, ये नॉन ग्रीन एल्गी हम इनको कहते हैं। ये नॉन ग्रीन एल्गी हैं और ये इधर हमको पाए जाते हैं, ठीक है, कहाँ, तो समुद्र के निचले स्तर में ये हमको पाए जाएंगे। और इनकी खासियत ये है कि ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। ये भाई साहब को अगर बोला जाए कि फोटोसिंथेसिस करो तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कि लाइट तो है ही नहीं यहाँ पे, तो लाइट से इनको फूड बनाना भी नहीं है, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करने वाले हैं। तो कैसे फूड बनाएंगे ये वाले प्लांट्स, तो ये प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं कीमोसिंथेसिस से, ठीक है। ये फूड बनाते हैं अपना कैसे, तो कीमोसिंथेसिस से। तो कीमोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं, फिर इधर की कहानी जो है वो भी चलते रहती है, ठीक है। तो ये कहानी है, वही कह रहा है कि 500 मीटर डेप्थ के बाद ओशन जो है वो आपको डार्क दिखने वाला है। इसके बाद हमको चौथा दिख रहा है यहाँ पे सॉइल। तो सॉइल जो है, ये सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सॉइल कैसे इंपॉर्टेंट है, अब हमने देखा कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फूड मिल रहा है, लेकिन इस प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ये कहां से मिलता है, तो भाई ये सॉइल में, सॉइल से मिलता है। सॉइल के पास कैपेसिटी क्या है, तो सॉइल के पास एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। सॉइल की बात करें तो सॉइल में हमें अलग अलग तरीके का कंपोजिशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, हमें अलग अलग तरीके का इसमें कंपोजिशन है सॉइल में। कहने का मतलब है कि न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें, तो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स की बात करें, तो अलग अलग सॉइल्स में हमें अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है। सॉइल के ग्रेन का साइज भी हमें अलग अलग देखने को मिलता है। हमें यहां से समझ में आता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स है, ये क्या करेंगे, प्लांट्स को सपोर्ट करने वाले हैं, और इसके मदद से फिर ये पर प्लांट्स फूड बनाएंगे, फिर ये फूड साइकिल जो है वो चलता रहेगा। टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करें तो हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ सॉइल में यहां लिखता है क्लाइमेट, वेदरिंग प्रोसेसेस, इट इज सेडिमेंट्री और ट्रांसपोर्टेड डेवलपमेंट। कहने का मतलब है कि सॉइल जो है कैसा होगा, तो ये अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग फैक्टर्स पे ये चीज डिपेंड कर रहा है। और वो अलग अलग फैक्टर्स हमको क्या देखने को मिल रहा है, तो क्लाइमेट है, वेदरिंग प्रोसेस, सेडिमेंट्री होगा या ट्रांसपोर्टेड होगा, डेवलपमेंट, तो मतलब कि टाइप ऑफ सॉइल जो है वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करने वाला है, राइट। आगे बढ़ें, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ हमारे इस पॉपुलेशंस के बारे में। इस पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में अगर हम बात करें तो बर्थ रेट, भाई बर्थ रेट क्या है, हर समय हर एक सेकंड किसी न किसी का जन्म हो ही रहा है, तो बर्थ रेट हमने इसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया है। क्या होता है, तो नंबर ऑफ बर्थ्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन। तो जो मतलब हमारा पुराना पॉपुलेशन है उसको नीचे रखना है और ऊपर में हम क्या रखेंगे, तो नंबर ऑफ बर्थ्स, नए जन्म लिए बच्चों को हम ऊपर रखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे हम अपने ओरिजिनल पॉपुलेशन से, जो हमारा प्रीवियस पॉपुलेशन था उससे। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमें इससे मिल जाएगा बर्थ रेट। अगर डेथ रेट की बात करें तो जितनी मृत्यु हो रही है उसको हमें ऊपर रखना है और नीचे उसको डिवाइड करना है ओरिजिनल पॉपुलेशन से। तो इससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे क्या, तो इससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे हमारा डेथ रेट, ठीक है। तो बर्थ रेट क्या हो गया, नंबर ऑफ बर्थ्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन, एंड डेथ रेट क्या हो गया, नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन। इस दो फॉर्मूलाज को आप क्या करो, इसको आप नोट कर लो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद रखना है, सिर्फ नोट करके भूल नहीं जाना है, इसको याद रखना है। तो ये रहा, बर्थ रेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बर्थ्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन। एंड डेथ रेट की बात करें, हमने इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया है और हम कहते हैं नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन। सेक्स रेशियो क्या है भाई, सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो कहने का मतलब है कि हमारे मतलब जो भी हमारे ये जो देश है इसमें मेल एंड फीमेल्स दोनों हैं, तो मेल एंड फीमेल, कितना मेल है कितना फीमेल है एक दूसरे के मुकाबले, इसी को सेक्स रेशियो कहते हैं। तो कहते हैं नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, ये हम सेक्स रेशियो कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक्स नंबर ऑफ क्या है, एक्स नंबर ऑफ फीमेल्स हैं, ठीक है, और 1000 क्या है, 1000 नंबर ऑफ मेल्स हैं,
ठीक है, 1000 क्या है, 1000 मेल्स हैं यहां पर, ठीक है, ये हमें देखने को मिला। इस x की वैल्यू क्या है, क्या इस x की वैल्यू 977 है या फिर इस x की वैल्यू 980 है। पहले क्या था कि ये सेक्स रेशियो जो था ये काफी कम था, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर सॉरी फीमेल फर्टिसाइड्स वगैरह देखने को मिलता था। फीमेल्स कोई नहीं चाहता था कि अगर फीमेल्स का जन्म हो रहा है किसी घर में, किसी बच्ची का जन्म हो रहा है, तो उसको वो मार देते थे। एन नंबर ऑफ थिंग्स था, जिसके कारण क्या है कि फीमेल्स जो थी उनकी संख्या धीरे धीरे घटती चली गई। और ये ऐसा हुआ ड्यू टू द लैक ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीजें होती गई। बट एजुकेशन जैसे जैसे हमारा बढ़ता गया, एजुकेशन लोग लिटरेट होते गए, फिर एजुकेट होते गए, तो ये सारी चीजें सुधरने लगी। एंड ये नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, जिसको हम सेक्स रेशियो कहते हैं, ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। राइट, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो हम इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये सारी कुछ चीजें हैं, इसको नोट कर लीजिए आप, इसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं इससे आगे और कुछ पॉइंट्स। राइट, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात अगर हम करें तो किसी भी एरिया में कोई भी जो पॉपुलेशन रह रहा है, हम कैसे कह सकते हैं कि अगर ये कोई एरिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी शहर को ले लो, किसी गांव को ले लो, किसी देश को ले लो, स्टेट को ले लो, किसी को भी ले लो, हम कैसे कहेंगे कि इस स्टेट का जो है वो क्या है कि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है। इसको हम किस तरीके से हम देखेंगे, तो 2-3 चीजें हैं कि अगर यहाँ पर हम डिस्कस करें कि अगर इस जगह पर बहुत ज्यादा किसी का बर्थ होता है, मतलब बर्थ रेट अगर इस जगह का हाई है, तो ये कह सकते हैं कि हम इस जगह का क्या है वो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ने वाला है। इस जगह में अगर डेथ रेट हाई है तो हम कह सकते हैं पॉपुलेशन जो है यहाँ का घटने वाला है। बर्थ रेट एंड डेथ रेट अगर नॉर्मल है तो क्या तो फिर तीसरा चीज यहाँ पे सामने आता है, या तो बाहर से बहुत लोग आकर के यहाँ रहने लगे। जैसा हमें देखने को मिलता है कि छोटे छोटे शहरों से निकल करके बहुत लोग जाते हैं बड़े शहरों की तरफ, उधर जाकर के अपने आप को उधर पढ़ाई लिखाई और जॉब वगैरह उधर करने का देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसे बड़े बड़े शहरों में क्या है कि वो भीड़ बढ़ते चली जाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ की बढ़ जाती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिन शहरों से लोग निकल करके जा रहे हैं वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाती है। तो वही चीज़ कुछ कहता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो कहता है कि नेटिलिटी मतलब नंबर ऑफ बर्थ, अगर बर्थ ज्यादा होगा तो हमें पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो प्लस में दिखने वाली है। मतलब अगर बर्थ ज्यादा है तो हमें पॉपुलेशन डेंसिटी वो प्लस में दिखेगा, मतलब कि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने को है। वहीं अगर यहां पर हमें अगर मोर्टेलिटी जो कि डेथ है, तो नंबर ऑफ डेथ की अगर बात करें, अगर ये ज्यादा है उस पॉपुलेशन में तो अल्टीमेटली हमको निगेटिव दिखने वाला है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी यहां पर घटने को है। अगर हम बात करें इमिग्रेशन की, दैट इज कैपिटल आई से जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, तो मतलब इंडिविजुअल कम टू द पॉपुलेशन फ्रॉम एल्सवेयर, तो कहीं और से यहां पर कहीं और से कोई कुछ लोग थे, वो कहां आ गए, वो इसी पॉपुलेशन में आ गए, किसी दूसरे पॉपुलेशन के लोग थे वहां से निकल करके ये इस वाले जगह पर आ गए। तो यहां पर दूसरे जगह के लोग भी आकर के बैठ गए। मतलब आपके घर में मान लो कि 4 लोग रहते हैं, आपके घर में 4 लोग रहते हैं, और ऐसा है कि कुछ मेहमान आपके घर में 5 दिन के लिए आए, 2 लोग और आ गए, तो अब टोटल आप कितने हो गए हो, तो आप टोटल 6 लोग हो गए हो। तो ऐसा है ना कि आपको क्या है कि 6 लोग हो गए, तो आपको हो सकता है कि घर में आपके 2 कमरे हैं, एक कमरे में 2 आदमी और दूसरे में 2 आदमी रहता है, लेकिन अभी आपको कैसा है कि कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब कि उसी जगह में जब ज्यादा लोग बढ़ जाएंगे तो थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। मतलब तो क्या है कि वही चीज ये कह रहा है, दैट इज कि कहीं दूसरे जगह से निकल करके इस पॉपुलेशन में आया है, अल्टीमेटली पॉपुलेशन क्या है वो बढ़ रहा है, हमें पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा। राइट, अगर हम इसी में दूसरी जगह बात करें इमिग्रेशन की, तो यहां पर क्या है कि इसी पॉपुलेशन से कुछ लोग निकल करके वो जा रहे हैं कहीं और, तो इसी पॉपुलेशन से जब निकल करके कुछ लोग कहीं और जाएंगे, इन दैट केस हमें निगेटिव साइन देखने को मिलेगा। मतलब कहने का कि हमें जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो घटता हुआ सामने आएगा, वो घटता हुआ नजर आने वाला है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो घटने को है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ और बातों पे हमारा डिस्कशन होगा। राइट, चलें। आसान सी चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज की NT1 एंड कहता कि पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t+1, ठीक है, और NT का मतलब है यहाँ पर क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ टाइम। तो पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t1 हम कैसे निकालते हैं, इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t प्लस बर्थ
प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन। कहने का मतलब है कि जितना भी बर्थ हुआ है और जितने भी लोग बाहर से आए हैं, ठीक है, इसको हमें जोड़ना है ऑल टुगेदर, फिर हम माइनस करेंगे जितने भी लोगों की डेथ हुई है और जितने भी लोग ये जगह छोड़ करके गए हैं। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों क्या था, ये दोनों जो हैं वो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये बढ़ाने वाले थे, और ये जो था, ये दोनों जो हैं इससे क्या हो रहा था, हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कम हो रहा था, राइट। इससे क्या है, हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कम हो रहा था। तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रहा था एंड पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो रहा था। तो यहाँ से क्या है, हमें इसको फिर इसको ऑल टुगेदर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे एंड देन फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t1, और साथ में यहाँ पर हमें पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t को भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, आपको अगर वैल्यूज दिया जाए तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा। कुछ ग्रोथ मॉडल्स के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहा जाता है, क्वेश्चन बनता है आपका इससे, आपके क्वेश्चंस में दिया भी जाएगा कि भाई बताओ कि जब रिसोर्स जो है वो अनलिमिटेड हैं तो ग्रोथ कैसा होगा। तो भाई ग्रोथ हमको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो कहेंगे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होता है, तो जब हमारे पास रिसोर्स जो है वो अनलिमिटेड हैं। अनलिमिटेड रिसोर्स हैं तो हमें ग्रोथ भी उसी हिसाब से मिलने वाला है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। कहता है dn/dt इज इक्वल्स टू बर्थ माइनस डेथ, और ये n जो है पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। dn/dt इज इक्वल्स टू rn, जहां पर r को हमने क्या रख दिया है, b माइनस डी को हमने r बना दिया। मतलब सिंपल सा मैथमेटिक्स लगा रहा है, देखो ना, मतलब वही कह रहा है कि अगर ये dn/dt है, इसको हमने क्या कहा है कि b माइनस डी और n कर दिया है, ठीक है। अगर इसके कहने का मतलब है कि b माइनस डी को अगर हम लोग r लिखते हैं, तो वही इसने क्या किया, इसके जगह पे वही कर दिया है कि dn/dt को हमने क्या कर दिया है, r और n कर दिया, यही कुछ किया है, ठीक है। या फिर हम ये कह रहा है कि nb इज इक्वल्स टू, इसको इस इक्वेशन में इसको डाल दिया, दैट इज कि nb इज इक्वल्स टू एन नॉट ERT। तो यहां पर हमको देखने को मिलता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस वाले केस में देखने को मिलता है। R जो है वो क्या है, तो R जो है उसको कहा गया इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इसको R से रिप्रेजेंट किया गया है। नॉर्वे रैट के अगर R की वैल्यू की बोले तो दिस इज दी 0.015, वहीं अगर फ्लावर बीटल की बात करें तो R की वैल्यू है 0.12, एंड अगर इंसानों की बात करें तो R की वैल्यू है 0.0205। ऐसा हमें ये वैल्यूज देखने को मिलता है। तो इन वैल्यूज को भी आप क्या करेंगे, याद करना है, इसको भूलना नहीं है, रिमेंबर दीज वैल्यूज, ठीक है, इसको याद करके रखना है, बिल्कुल भी भूलने का नहीं है। और ग्राफिकली हम इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट निकाल लें। याद रखने लायक चीजें कि अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है तो रिसोर्स कैसा होगा, अनलिमिटेड होगा, या फिर आपसे पूछ ले कि रिसोर्स अगर अनलिमिटेड है तो ग्रोथ कैसा होगा, तो इन दैट केस ग्रोथ जो है वो हमें एक्सपोनेंशियल देखने को मिलने वाला है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें मिलने वाला है, राइट। समझ में आ रही है चीजें। आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास दूसरा दैट इज की लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करें, यहां पर हम क्या करेंगे, रिसोर्स को कुछ लिमिटेड कर देंगे। तो जब रिसोर्स लिमिटेड होगा तो ग्रोथ कैसा होगा, तो ग्रोथ हम कहेंगे कि दिस इज लॉजिस्टिक ग्रोथ। ये ज्यादा रियलिस्टिक है, ठीक है। रिप्रेजेंट हम करते हैं कैसे, तो dn/dt इज इक्वल्स टू rn k माइनस n बाई k। हमने इसको कैसा रिप्रेजेंट किया, rn ब्रैकेट में k माइनस n बाई k, इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। एंड k इज व्हाट, तो दिस इज कैरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम लाइफ दैट ए हैबिटेट कैन सपोर्ट। तो किसी भी हैबिटेट में जो मैक्सिमम लाइफ जितना सपोर्ट हो सकता है उसको हमने k से रिप्रेजेंट किया है। एंड दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इधर से क्या है, इधर से हमें यहाँ पर k का ग्राफ देखने को मिल रहा है, n मिल रहा है, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आप इसको भी नोट कर लो। फिर हम आगे चलते हैं। बात करते हैं कुछ एबायोटिक फैक्टर के रिस्पॉन्स की। जो एबायोटिक फैक्टर को हमने डिस्कस किया था
उसके बारे में हम लोग कुछ अभी डिस्कशन करेंगे। देखिए एक टॉपिक हमारे पास आ रहा है दैट इज की होम्योस्टैसिस। क्या है ये होम्योस्टैसिस? तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसका अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना, मेंटेन करके रखना होम्योस्टैसिस। कहता है कि मेंटेनिंग द कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। बाहर क्या हो रहा है? बाहर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, 40-45 डिग्री का टेम्परेचर हो चुका है, वहाँ पर भी इसने अपने आप को मेंटेन किया। टेम्परेचर समय के साथ थोड़ा घटा, बरसात के मौसम में टेम्परेचर 25 के आसपास आ गया, इसने वहाँ पर भी अपने आप को मेंटेन किया। समय बढ़ता गया, ठंड का मौसम आया, टेम्परेचर जो है वो 1-2 डिग्री तक चला गया, कभी कभी टेम्परेचर ज़्यादा गिर गया, -1 -2 तक टेम्परेचर हमारा चला गया। उसने यहाँ पर भी अपने बॉडी के इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसको जो इसने है वो मेंटेन करके रखा, कांस्टेंट रखा। तो इस चीज को हम कहते हैं क्या? होम्योस्टैसिस के नाम से हम इस चीज को जानते हैं। हम इसको किस नाम से जानते हैं? तो हम इसको होम्योस्टैसिस के नाम से जानते हैं, कोई यहाँ पर डाउट नहीं है। सिंपल सी बात है कि होम्योस्टैसिस क्या है? तो दिस इज मेंटेनिंग द कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। इसको हमने होम्योस्टैसिस का नाम दिया है। फाइन, इसको भी आप नोट कर लो, इसको भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर हम चलते हैं आगे। राइट, इसके बाद है हमारे पास हमारा इसका पहला पॉइंट दैट इज की रेगुलेट। व्हाट इज दिस रेगुलेट? तो कहता है मेंटेन होम्योस्टैसिस जो है ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स, फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स में भी ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एग्जांपल की बात करें तो स्वेटिंग इन समर, समर में स्वेटिंग से, एंड शिवरिंग इन विंटर। लेकिन क्या है कि इंटरनल टेम्परेचर क्या है, ये इंटरनल एनवायरनमेंट जो है ये अपना वो मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो पहला हमें फैक्टर क्या देखने को मिला? तो रेगुलेट, व्हाट टू मेंटेन होम्योस्टैसिस। बहुत सारे बर्ड्स में, मैमल्स में एक कंडीशन देखने को मिलता है, कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में भी देखने को मिलता है। एग्जांपल हमारे सामने ये रहा, इसको भी आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं आगे की चीज़ों को। राइट, इसको भी आप नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं अपने, इसके बाद हमें क्या देखना है। तो नंबर 2 पे आ जाता है हमारे पास दैट इज की कंफर्म। कंफर्म क्या है? इसमें कह रहा है कि 99% ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कांट मेंटेन होम्योस्टैसिस। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि 99% जो प्लांट्स हैं या फिर 99% जो एनिमल्स हैं वो होम्योस्टैसिस मेंटेन नहीं करते। मतलब कहने का कि जब बाहर की चीज़ें बदली, बाहर का इन्वायरमेंट बदला, तो उनके बॉडी के अंदर भी वो सारे कुछ चेंजेस हुए अकॉर्डिंग टू द चेंज इन दी टेम्परेचर और चेंज इन द इन्वायरमेंट, है ना। वही चीज कह रहा है कि दे चेंज इंटरनल फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने इंटरनल फैक्टर्स में भी चेंज लाना शुरू किया। हीट लॉस और गेन, सरफेस एरिया, इन सब में चेंजेस देखने को मिले। राइट, कहता है कि स्मॉल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव मोर सरफेस एरिया रिलेटेड टू देयर वॉल्यूम, दैट्स व्हाई रेयरली सीन इन पोलर रीजन। तो पोलर रीजन कहने का मतलब है कि पोलर एरियाज कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा लो होने वाला है। टेम्परेचर काफी ज्यादा लो होगा तो जो स्मॉल बर्ड्स हैं और एनिमल्स है उसमें देखने को मिलता है कि उनका सरफेस एरिया ज्यादा है अकॉर्डिंग टू देयर वॉल्यूम। तो इसके वजह से क्या होता है कि वो पोलर एरियाज में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। एक तो ये बात होगी। ठीक है, कह रहा है कि इनमें कैसे वो चेंज करते हैं, तो हीट लॉस करके या फिर हीट को गेन करके, इन सब चीज़ों तरीकों से वो क्या करते हैं, अपने अंदर चेंजेस लाते हैं। तो वही कह रहा है कि 99% ऑफ जो प्लांट्स हैं एंड 99% ऑफ जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, वो कांट मेंटेन देयर होम्योस्टैसिस। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, फिर आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, फिर हम चलते हैं आगे डिस्कस करते हैं। राइट, तीसरा है दैट इज माइग्रेट। थर्ड पॉइंट है हमारे पास क्या है, माइग्रेट। कह रहा है मूव टू फेवरेबल एरियाज। क्या है कि कुछ जो है वो अपने फेवरेबल एरियाज में, आपने सुना होगा कि कुछ महीने में स्प्रिंग वगैरह सीजन में कुछ बर्ड्स जो हैं वो काफ़ी कहीं दूर से वो ट्रैवल करके आते हैं, कुछ महीने यहाँ बिताने के बाद वापस वो चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि उनको वही टेम्परेचर, उनको वही इन्वायरमेंट पसंद है। तो जैसे ही मौसम बदलता है वो उसी इन्वायरमेंट की खोज में निकलते हैं और फिर चले आते हैं यहाँ, फिर यहाँ से फिर वो उड़ के चले जाते हैं उधर। तो वही कह रहा है माइग्रेट टू मूव टुवर्ड्स द फेवरेबल एरिया। एग्जांपल साइबेरियन क्रेन, ये हमारे पास है।
साइबेरिया टू केलोएडा नेशनल पार्क, भरतपुर राजस्थान, यहां पर उनको वो आते हैं, ठीक है, माइग्रेट। दूसरा ऑप्शन है ये चौथा ऑप्शन है दैट इज की सस्पेंड। क्या होता है सस्पेंड? टू टेम्परली स्टॉप एंड स्लो डाउन द डेवलपमेंट। जैसे कि वो क्या हो रहा है कि एक सस्पेंड मतलब कि एक इनएक्टिव स्टेट में चले जाना। फॉर एग्जाम्पल वही कह रहा है कि टेम्परली स्टॉप या फिर स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल सीड्स इन प्लांट, प्लांट के जो सीड्स हैं वो इस तरीके कंडीशन में जाते हैं, ठीक है। कुछ और चीजें हमारे पास, कुछ और टर्म्स है हमारे पास इंपॉर्टेंट इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हाइबरनेशन है, एस्टिवेशन है एंड डायापॉज। हाइबरनेशन को कह रहा है विंटर स्लिप, एग्जाम्पल हमारे पास बेयर। समर स्लिप, एस्टिवेशन, एग्जाम्पल स्नेल फिश, डायापॉज जूप्लैंक्टन्स में देखने को मिलता है। ये सारे कुछ चीजें हैं, एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट करते चलना। ये वाला एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रख लेना, ठीक है। कि कभी कभी क्या होता है माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह अपने फेवरेबल कंडीशन को पाने के लिए, और कभी कभी ये सस्पेंड दैट इज की टेम्पररीली जिसको बोला जाता है अपने चीज को स्टॉप कर देना या स्लो कर देना, वो हो गया ये हाइबरनेशन, विंटर स्लिप, एस्टिवेशन, समर स्लिप, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, और चैप्टर में अब हम आ गए अब हम डिस्कस करेंगे कुछ टर्म्स दैट इज की एडेप्टेशन। भाई क्या है एडेप्टेशन? एडेप्टेशन के बारे में अब हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं। कहता है कैंगरू रैट जो है गेट्स वाटर फ्रॉम इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। कहां से मिलता है इसको वाटर? तो कह रहा है कि इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से इसको पानी मिल जाता है। ओपोन्शिया की बात करें तो लीव इज रिड्यूस्ड टू स्पाइंस, फोटोसिंथेसिस इज फ्लैटेंड स्टेम, फाइलोक्लेड। कहने का मतलब है कि ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वाटर जो है इसका ये क्या कर रहे हैं, वाटर का यूज जो है वो काफी कम करने वाले हैं, ठीक है। एलेंस का रूल क्या कहता है? एलेंस का रूल ये कहता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कोल्ड क्लाइमेट में, जितने मैमल्स रहते हैं, जो मैमल्स कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं उनका ईयर्स एंड उनका जो लिम्स हैं वो छोटा होगा। तो एलेन का रूल इंपॉर्टेंट है भैया, और एलेन का रूल जो है वो याद करना भी जरूरी है। तो एलेन का रूल क्या कहता है कि मैमल्स इन कोल्ड क्लाइमेट हैव स्मॉल ईयर्स एंड लिम्स। तो मैमल्स जो कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं उनके कान और लिम्स जो हैं वो छोटे होते हैं। सील ब्लॉबर लेयर ऑफ द फैट बिलो स्किन, ठीक है। तो ये क्या है, एक फैट का लेयर है स्किन के नीचे। डेजर्ट लिजर्ड की बात करें तो बिहेवियरल एडेप्टेशन इसका कैसा है, तो बास्क इन सन व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप, जब टेम्परेचर गिरता है तो ये सन में निकलते हैं, ठीक है। इसको भी नोट कर लो, कुछ आपके पास लाइक इसमें ये एलेंस रूल जैसे कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। एलेंस रूल इसमें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। ये अच्छा सा पॉइंट है दैट इज की एल्टीट्यूड सिकनेस। ये भी क्वेश्चन बनता है हमारा कि भाई व्हाट इज एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस की बात करें तो वही है कि इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं दैट इज की माउंटेन सिकनेस वगैरह भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या है कि जैसे ही आप हाई एल्टीट्यूड के तरफ मूव करते हो हमारे ये जो एटमॉस्फेयर डेंसिटी वहां पर ऊपर जाने पर क्या है कि हमारा एटमॉस्फेयर का डेंसिटी जो है वो थोड़ा कम होता है। एटमॉस्फेयर की डेंसिटी जो है वो क्या है, कम हो जाती है। ऑक्सीजन जो है वहां ऊपर में कैसा है, हमें कम होता हुआ दिखता है। और ऊपर चढ़ने के बाद हमें ज़रूरत है कि हम रेस्पिरेशन के लिए हम क्या करें, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कमी हो जाती है। ऑक्सीजन के कमी के कारण यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें फील होती है, जैसे कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो गिरता हुआ दिखता है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन गिरता है, इसके वजह से हमें क्या दिखता है कि जो एनर्जी है, एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो जितना होना चाहिए वो नहीं होता है। एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है तो यहाँ पर क्या आपको हेडेक वगैरह जैसे चीज़ें फील हो सकती है। हेडेक, नोजिया, है ना, वोमिटिंग, ये सारी चीज़ें आपको फील हो सकती हैं। साथ साथ क्या है कि जब आपको सांस नहीं आएगा तो आप जब आपको ऑक्सीजन कमी होगी तो आप सांस जोर जोर से लेना शुरू करोगे, तो आप जो है वो ब्रीदिंग जो है आपका ब्रीदिंग भी बढ़ जा सकता है, ब्रीदिंग बढ़ सकता है। और साथ साथ क्या है, इसको
तो हमारे ब्लड में मौजूद जो ऑक्सीजन है, हमारा सेल चाहेगा कि ऑक्सीजन लेना, तो हमारा हार्ट जो है ये भी चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कैसे करवाएं, तो हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ सकता है। ठीक है, कह रहा है ड्यू टू द लो ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस, तो हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस में ऑक्सीजन लो हो जाता है, वी एक्सपीरियंस द नोजिया, फैटिग, हार्ट पैल्पिटेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। एडेप्टेशन कैसा है यहाँ की, जब एडेप्टेशन की बात करें तो कैसा है, यहाँ का जो एडेप्टेशन होगा उसमें क्या होगा, आरबीसी का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, इसका मतलब होता है इंक्रीजेस, इसका मतलब होता है इंक्रीजेस, और वही ऐसे करके लिखा होता तो क्या हो जाता है, ये डिक्रीजेस, राइट, तो ऐसा होता है तो डिक्रीजेस। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर एडेप्टेशन कैसा होगा, तो आरबीसी प्रोडक्शन ज्यादा, आरबीसी प्रोडक्शन ज्यादा, तो ज्यादा आरबीसी में ज्यादा अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन है वो कैरी हो जाएगा, ज्यादा ऑक्सीजन कैरी होगा तो ज्यादा मतलब जो ऑक्सीजन की कमी है और कमी में ज्यादा आरबीसी है। तो देखो इसको ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपने समझ लिया, इसको हम इरेज करते हैं पहले, ठीक है। लाइक यहाँ पर क्या है कि आरबीसी जो है वो आरबीसी कम है और ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा है, तो ठीक है, तो क्या हुआ कि मेंटेन हो गया। यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन जो है वही कम है, तो यहाँ पर क्या है कि आरबीसी का जो संख्या है यही बढ़ गया, तो ज्यादा आरबीसी क्या है कि जितना ऑक्सीजन हो सके उसको ले लेगा, तो मैनेज हो सकती हैं चीजें, मेंटेन हो सकती हैं। ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ा हुआ दिखेगा आपको, ब्रीदिंग रेट वहाँ का कैसा अडेप्टेशन होगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ा हुआ, आरबीसी काउंट जो है वो बढ़ा हुआ। ठीक है, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई डाउट आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन नाम के टॉपिक पे, जो इस चैप्टर में हमें देखना है, उसमें कुछ चीज़ें हमारे पास पॉपुलेशन इंटरैक्शंस में, इसके ऊपर हम देखते हैं। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है भाई, पॉपुलेशन इंटरेक्शन मतलब जो भी स्पीशीज़ हैं इस दुनिया में, इस धरती पे, उनका एक दूसरे से इंटरेक्शन, एक दूसरे से इंटरेक्ट होना, दिस इज द पॉपुलेशन इंटरेक्शन। सबसे पहले आता है प्रेडेशन, क्या है, इसमें दिख रहा है कि प्लस माइनस, जब दोनों के इंटरेक्शन में एक को फायदा होगा दूसरे को नुकसान। कहता है कि प्रिकली पियर कैक्टस, ठीक है, प्रिकली पियर कैक्टस इसमें आता है, कह रहा है इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस होता है, और स्प्रेड जो होता है वो रैपिडली स्प्रेड, कंट्रोल्ड बाय कैक्टस फीडिंग मोथ, तो कैक्टस फीडिंग मोथ से इसको कंट्रोल किया जाता है, मतलब वो मोथ जो कैक्टस खाता है, तो वो मोथ जो कैक्टस खाता है उससे क्या होता है, इनको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, प्रेडेटर्स helps to lower competition among prey, example when all Pisasters starfish were removed from an area of American Pacific coast, more than 10 species of invertebrates become extinct within an year। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर है कि आपको जो भी है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड है। अब यहाँ पर गेम क्या हो गया कि प्रेडेटर्स हैव्स टू लोअर कंपटीशन अमॉन्ग द प्रे, तो प्रेडेटर्स जो होते हैं वो कंपटीशन को कम कर देते हैं प्रे में। एग्जाम्पल की बात कर रहा है कि जो स्टारफिश को जो रिमूव किया गया, अब इस स्टारफिश के रिमूव होने से क्या होता है कि करीब करीब 1 साल के भीतर यहाँ पर क्या है कि मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स बिकम एक्सटिंक्ट। तो एक स्टारफिश के जाने से क्या होता है, लगभग 10 इन्वर्टिब्रेट्स जो थे वो गायब हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब इस दुनिया से खत्म हो गए। ठीक है, सिर्फ एक स्टारफिश को वहां से अलग किया गया, तो यही वो लोग केस है। ठीक है, प्रेडेशन, इसको भी आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ कुछ और इसके बारे में, राइट। फिर कहता है मोनार्क बटरफ्लाई, मोनार्क बटरफ्लाई क्या है, ये हाईली डिस्ट्रेसफुल इन कैटरपिलर स्टेज, इट ईट्स ए पॉइजनस वीड, ये क्या करता है, ये पॉइजनस वीड को भी खा लेता है मोनार्क बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर है। प्लांट्स की बात करें तो इसमें हमको थॉर्न्स देखने को मिलता है, पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स इन कैलोट्रोपिस, ये सब कुछ डेटा आपको याद करने की जरूरत है। 25% ऑफ इंसेक्ट जो है वो फाइटोफैगस होता है, मतलब जो प्लांट खाता है। ठीक है, 25% ऑफ द इंसेक्ट जो है वो आपको प्लांट खाता है। ये सारे डिटेल्स हैं आपके लिए। नंबर 2 पे है दैट इज की कॉम्पिटिशन, इसमें की निगेटिव दिख रहा है, इट कैन हैपन बिटवीन द रिलेटेड और अनरिलेटेड स्पीशीज। ठीक है, कहता है कि अनबिडन टॉर्टोइस जो है ये गैलापागोस आइलैंड पे पाया जाता है, ये गेट एक्सटेंड विद इन ए डिकेड आफ्टर गोट्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड, तो गोट को जैसे ही वहाँ इंट्रोड्यूस किया गया इसके कारण जो है वो क्या होता है, वो धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो गया, जस्ट बिकॉज की गोट्स ने वो सारा खाना खाया जो खाना था इसको ग्रास वगैरह को, तो ये क्या हो गया कि धीरे धीरे ये एक्सटिंक्ट हो गए। कॉम्पिटेटिव रिलीज की बात करें, इट इज ए सुपीरियर स्पीशीज इज रिमूव फ्रॉम एन एरिया,
जब किसी भी सुपीरियर स्पीशीज को रिमूव करते हैं तो अदर इंफीरियर स्पीशीज विल एक्सपैंड इट्स रेंज। मतलब कि सुपीरियर स्पीशीज को अगर आप रिमूव करोगे तो ही जो इंफीरियर है वो अपना एक्सपेंशन कर पाएगा। अदरवाइज क्या है कि सुपीरियर जो है वो इंफीरियर को दबाता ही चला जाएगा एंड अल्टीमेटली जो इंफीरियर है वो धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। इंडेंजर्ड देन एक्सटिंक्शन उनका ये हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है कंपटीशन वाला, इसको भी आप नोट कर लो, इसको भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये वाले सब ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राइट, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने आगे के पार्ट को। दैट इज कि यहां पर कह रहा है कि कॉलिंस एक्सपेरिमेंट क्या था। इसकी बात करें तो कह रहा है कि ऑन रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड ये किया गया था। तो बैरनेकल, इंफीरियर, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास, ये सब जो हैं इसको आप बिल्कुल भी नोट कर लेना, और क्योंकि ये सारे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कॉलिंस एक्सपेरिमेंट कहता है ये कब किया गया था, तो ऑन रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। इसमें कह रहा है कि बैरनेकल जो था एक सुपीरियर एक इन्फीरियर देखने को मिला। तो जो इन्फीरियर था उसका नाम था कैथमेलस एंड जो सुपीरियर था वो था बैलेनस। ये क्या था, डोमिनेटेड, ये डोमिनेटेड था उसके ऊपर। ठीक है, तो जो डोमिनेटेड है ऑब्वियसली वो सुपीरियर है, और जो डोमिनेटेड नहीं है उसको हमने क्या नाम दिया है, उसको हमने इंफीरियर का नाम दिया है। आगे चलते हैं, कहता है कि गॉस एक्सपेरिमेंट एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो कह रहा है कि द टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज दैट compete for the same reserves रिजर्वायर्स होना चाहिए था, रिजर्व्स होना चाहिए था, कांट को एग्जिस्ट आइडेंटिटी एंड इन्फीरियर स्पीशीज विल बी एलिमिनेटेड। देखिए कहने का मतलब सिर्फ सिंपल सा इतना ही है कि कोई एक आपके पास कुछ रिसोर्स है, दो स्पीशीज है, कोई स्पीशीज ए है हमारे पास और यहीं पर साथ में कोई स्पीशीज हमारा बी है, तो दोनों जो हैं वो इसी पर डिपेंडेंट हैं, दोनों में लड़ाई होता है। ठीक है, और इसमें से क्या है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं फॉर द सेम रिजर्व एंड कांट को एग्जिस्ट आइडेंटिफिकली एंड इन्फीरियर स्पीशीज विल बी एलिमिनेटेड। एक जो है फॉर एग्जांपल मान लो कि ये थोड़ा सुपीरियर है और ये जो है वो लिटिल इन्फीरियर है, तो सेम रिसोर्स पे डिपेंडेंट है, तो सुपीरियर वाला जो है वो अपना दबदबा बना के रखेगा और इन्फीरियर वाले को दबा देगा एंड फिर वो क्या करेगा, तो धीरे धीरे आपको ये क्या करेगा, ये इंडेंजर्ड की तरफ जाता दिखेगा एंड फाइनली एक एक्सटिंक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, वही लिखता है कि दे कांट को एग्जिस्ट। फिर कह रहा है कि रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या है, तो कह रहा है कि मैकार्थर शोड दैट 5 स्पीशीज ऑफ द वार्बलर्स लिविंग ऑन द सम ट्रीज को एग्जिस्ट अवॉइडेड कॉम्पिटिशन बाय अडैप्टिंग डिफरेंट फॉर गिविंग एक्टिविटीज। इवोल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट से बहुत सारी चीज़ें मिलती जा रही हैं, जैसे कि हमने डार्विन फिंचेस को देखा था, हमने क्या किया कि अपने ही अंदर चेंजेस करना शुरू किया। उसी प्रकार इसने है कि जो साथ में रहते थे लेकिन अलग अलग 5 स्पीशीज थे, उन्होंने क्या किया, अपने कंपटीशन को ही खत्म कर दिया। सबने बांट लिया कि ये काम कर, ये वाला डिपार्टमेंट तेरा, ये डिपार्टमेंट तेरा, ये डिपार्टमेंट तेरा, ये डिपार्टमेंट मेरा, ऐसे करके बांट लिया। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अलग अलग एडेप्टेशन चुना और फिर ये कंपटीशन को इस तरीके से चेक किया गया। तो ये था रिसोर्स पार्टीशनिंग। ठीक है, इसको भी नोट कर सकते हो। आगे चलते हैं, फिर है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म के बारे में जानते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं। जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर चढ़ के वहां से अपना फूड लेता है तो उसको हम कहते हैं। इसमें एक प्लस एक माइनस दिखा रहा है, एक को अगर फायदा मिल रहा है तो दूसरे को नुकसान हो रहा है वहां पे। पैरासाइट्स क्या है, लिव इन ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, लिव इन या फिर ऑन। तो क्या होता है, या तो वो अंदर जाते हैं या फिर वो ऊपर रहते हैं। तो दो तरीके के होते हैं ये, इंडो पैरासाइट और बाहर के भी होते हैं। ठीक है, तो एक्टो पैरासाइट, इंडो पैरासाइट, ये दो हैं हमारे पास। देखते हैं आगे। तो पैरासाइट क्या है कि ये लॉज अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, डेवलप्ड सकर्स एंड क्लिंग टू होस्ट, नो डाइजेस्टिव सिस्टम, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक कोई सैल्मोनेला टाइफी आपके बॉडी के अंदर घुस रहा है तो घुसने के बाद वो आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाता है और अपना फायदा लेता है। ठीक है, ह्यूमन लीवर फ्लूक की अगर बात करें तो इसके 2 होस्ट होते हैं, एक फिश है और एक स्नेल है। तो पैरासिटिज्म की बात करें तो सिंपल सा है कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठ करके अपना फूड लेने वाले हैं। इस दौरान उनको तो फायदा होगा लेकिन जो होस्ट है उसको नुकसान होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। पैरासाइट्स की बात करें तो 2 हैं, एक हमारे पास एक्टो पैरासाइट है और एक हमारे पास इंडो पैरासाइट है। एक्टो पैरासाइट वो होते हैं जो बाहर वाले सरफेस पे, फॉर एग्जांपल कि अगर ये हमारा बॉडी है, ये हमारा बॉडी है, तो इसके ऊपर ये पैरासाइट आकर के ऊपर से बैठेगा पैरासाइट पी
और यहीं से आपको ये जो फूड वगैरह जो इसको चाहिए वो लेकर के निकलेगा। एक दूसरा है यहाँ पर जो हमारा बॉडी है, इस बॉडी के अंदर ये पी पैरासाइट घुस जाएगा, ठीक है, और ये बॉडी के अंदर घुस के वहां से ये अपना फूड वगैरह लेना चाहेगा। इसके एग्जांपल की बात करें जैसे कि कुछ बैक्टीरिया इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, सैल्मोनेला टाइफी हो गया, सुडोमोनास, फिर हम क्या कह सकते हैं कि जैसे कि जो हमारा निमोनिया का जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ये सारे जो हैं वो एंडोपैरासाइट के अंदर आ जाते हैं, राइट। इसका मतलब कहता है लीव ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट, एग्जांपल लाइस ऑन ह्यूमन, हाइग ऑन डॉग्स, कोपॉड ऑन मैराइन फिश है, और कैस्क्यूटा जो है वो हेज प्लांट के ऊपर। ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर इसका एग्जांपल दे दिया कि ये बॉडी के अंदर जाकर के रहता है। ये किसके बारे में है, तो ये एक्टोपैरासाइट के बारे में ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एक है हमारे पास दैट इज की ब्रूड पैरासिटिज्म। क्या होता है ब्रूड पैरासिटिज्म, तो कहता है कि पैरासिटिक बर्ड ले एग्स ऑन द डिफरेंट, मतलब कहने का देखो ऐसा है कि जो कुछ बर्ड्स होते हैं ना, वो एग लेइंग के समय, अंडा देने के टाइम वो क्या करते हैं, वो अपने घोंसले में अंडा नहीं देते हैं और वो जाकर के किसी दूसरे के घोंसले में अंडा देते हैं। दिस कम्स अंडर द ब्रूड पैरासिटिज्म। फॉर एग्जांपल कोयल एंड क्रो। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके पास कुकू है ये क्या करते हैं, अपना अंडा अक्सर ये दूसरे के घोंसले में डालती है। चूंकि अंडे का शेप सेम है, ऑलमोस्ट कलर सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, तो इसके कारण क्या है कि वो जो दूसरे बर्ड्स हैं ना वो उसके अंडे को पाल पोस के बड़ा कर देती हैं, क्योंकि उसको किसी तरीके का डिफरेंस नहीं दिखता है, तो वो साथ में बड़े हो जाते हैं। उनका भी अंडा जो है वो दूसरे बर्ड्स के एग्स के साथ वो डेवलप कर जाता है। तो ये दूसरे के नेस्ट में जाकर के जो अंडा देने का ये जो प्रोसेस है, इसको ब्रूड पैरासिटिज्म का नाम दिया गया है। फाइन, आगे बढ़ें। आगे हमारे पास म्यूचुअलिज्म। स्पष्ट है नाम से, दोनों में प्लस प्लस दिखा रहा है, जो तेरा वो मेरा, दोनों मिलकर के रहेंगे, ऐसी वाली चीज है। म्यूचुअलिज्म की बात करें तो जैसे एग्जांपल है हमारे पास लाइकेन है एंड माइकोराइजा है, ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, है ना, दोनों का फायदा होना है इसमें। तो कह रहा है कि प्लांट रिवॉर्ड्स जैसे नेक्टर, पॉलन एक्सेट्रा, जैसे कि हमने ये चैप्टर 1 में ही देखा था कि कोई डिपेंड है, जैसे कि यूका एंड मोथ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, दोनों को एक दूसरे से फायदा मिल रहा है। टू एनिमल्स फॉर सीड डिस्पर्शन एंड पॉलिनेशन, ठीक है। एक को क्या है, एक को अपना एग देने के लिए जगह मिल जा रहा है, और दूसरे को क्या है, उसका पॉलन जो है वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जा रहा है, तो दोनों को प्रॉफिट मिल जा रहा है। मोथ एंड यूका का एक केस था हमारे पास। कह रहा है कि चीटर्स, पॉलन रॉबर, चीटर्स और पॉलन रॉबर जो होता है वो टेक रिवार्ड बट डोंट हेल्प इन पॉलिनेशन। तो कुछ कुछ होते हैं यहाँ पर जिनको चीटर्स कैटेगरी में रखा गया। इनमें क्या है कि ये अपना रिवॉर्ड ले लेते हैं लेकिन पॉलिनेशन में मदद नहीं करते। फॉर एग्जांपल वहां से गए, कंडीशन कुछ ऐसा था कि वहां पर इनको वहां से नेक्टर वगैरह लेना है, नेक्टर वगैरह लेंगे ये अपना फायदा, लेकिन दूसरा है कि साथ में वो उनके पॉलन को लेकर के भी ट्रैवल करेंगे, जिससे क्या है कि उनका ही फायदा होने वाला। लेकिन यहाँ पे क्या है कि रिवॉर्ड ले लेते हैं, जैसे कि रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर ये सब, लेकिन पॉलिनेशन नहीं करवाते। यूका एंड मोथ रिलेशन के बारे में दिखता है कि मोथ लेगा ऑन द फ्रूट ऑफ यूका एंड लार्वा इट्स द सीड। कुछ ये है, तो एक दूसरे पे इनका डिपेंडेंसी है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। लाइक कहता है कि मेडिटेरियन ऑर्चिड की बात करें तो ये कह रहा है यूजेस सेक्सुअल डिसिट ए पीटल रिजेंबल्स फीमेल बी। एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंसी है ना, कि मतलब दोनों एक दूसरे का मदद करेंगे, ये म्यूचुअलिज्म में आ जाता है। फाइन, कह रहा है कि मेल बी pseudo couples with petal and pollen get stick to it. If a female bee changes its appearance, orphis will co-evolve and change its petal. तो मतलब कुल मिला के इसमें कहने का मतलब है कि जितना भी हमने अभी तक ये सब कुछ डिस्कस किया है, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे पे डिपेंडेंसी जो है, स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ पे प्रेडेशन, उसके बाद हमारे पास आ गया कंपटीशन, फिर हमारे पास आ गया पैरासिटिज्म, एंड यहाँ पर हमारे पास म्यूचुअलिज्म, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास लास्ट है कि वहाँ पे है पांचवा, दैट इज की एमेंसेलिज्म। ये क्या होता है, एक को नुकसान, किसी को दूसरे को इफेक्ट नहीं। एग्जांपल स्मॉल ट्रीज अंडर बिग ट्रीज। जो स्मॉल ट्रीज अंडर बिग ट्रीज हैं, इसमें एक को नुकसान है क्योंकि स्मॉल ट्रीज जो है वो बड़े वाले ट्रीज जो है वो स्मॉल ट्रीज को, फॉर एग्जांपल जैसे कि बड़ा ट्री ऊपर है तो वो नीचे वाले को क्या होगा, वो सनलाइट सनलाइट वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, तो जो छोटे ट्रीज हैं उनको थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन बड़े वाले को इससे कोई फर्क नहीं है, ना उनको फायदा है ना उनको लॉस है किसी तरीके का। ए बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स किलिंग अदर बैक्टीरिया। तो जैसे कि कोई एक बैक्टीरिया है जिससे कोई एंटीबायोटिक निकल रहा है, लेकिन उस एंटीबायोटिक से क्या हो रहा है, दूसरे बैक्टीरिया की
दूसरे बैक्टीरिया को मारा जा रहा है, लेकिन खुद तो उसको किसी तरीके का दिक्कत नहीं है, ना तो उसको उससे कोई फायदा है ना तो उससे उसको कोई नुकसान है। तो यही हो गया एमेंसलिज्म, राइट। और ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। फिर है हमारे पास यहाँ पे कॉमेंसलिज्म, यहाँ पर एक का फायदा है और दूसरे को किसी तरीके का ना तो नुकसान है ना फायदा है। जैसे कि ऑर्चिड ऑन मैंगो एक हो गया। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन सबको आप नोट कर लें। आगे चलते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा है अपने इस चैप्टर से इसके माइंड मैप को। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और किसी तरीके का डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, दैट इज अबाउट मैग्नेट बेंस, ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम की बात करें या बात करें हम सीबीएसई हिंदी मीडियम की, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी, सीयूईटी और ओलंपियाड, सबकी तैयारी कराई जाती है बिल्कुल ही फ्री में। सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com। यहाँ पर आकर के आपको अपनी क्लास को चुनना है, सब्जेक्ट को चुनना है, फिर जाना है आपको अपने चैप्टर पे जाकर के आप अपने लेक्चर्स को चुन करके वीडियोस एंजॉय करके एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इन्हीं अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।